नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे नाक की एक कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसे आप एलर्जी भी कहते हैं, नाक की एलर्जी कहते हैं, या हम उसे मेडिकल टर्म में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, या हे फीवर कहते हैं, या नेज़ल एलर्जी कहते हैं। इसमें आप क्या सिम्टम्स महसूस कर सकते हैं, या फिर ये किन कारणों से होता है, किस प्रकार डेवलप होता है, और एक कॉमन कोल्ड या फिर जिसे जिसे हम ज़ुकाम कहते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों के जो लक्षण होते हैं कुछ ना कुछ समान प्रकार के होते हैं, इसलिए इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको एलर्जी है या फिर ज़ुकाम की समस्या है। साथ में कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से आप अपनी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। एलर्जिक राइनाइटिस या नेज़ल एलर्जी एक तरह का इन्फ्लामेशन होता है नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन का। आपकी नाक के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं राइनाइटिस। और जब ये किसी एलर्जी की वजह से होता है, मतलब आपके वातावरण में कई प्रकार के ऐसे बाहरी तत्व पाए जाते हैं जो आपको सेंसिटिव बना देते हैं, उन तत्वों को हम एलर्जेंस कहते हैं। तब जब ये किसी पर्टिकुलर एलर्जेंस की वजह से होता है तो हम इसे नाम देते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये डेवलप क्यों होता है? जब आपका शरीर किसी पर्टिकुलर एलर्जिन के संपर्क में आता है तो आपकी बॉडी एक नेचुरल केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं। ये हिस्टामिन आपके शरीर का एक डिफेंसिव प्रोडक्ट होता है, मतलब एलर्जेंस के प्रति ये रिस्पॉन्स करता है, आपके शरीर को उनसे बचाने की कोशिश करता है। और उसी दौरान आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे ज़ुकाम जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार आपको एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब किस तरह के एलर्जेंस मिलते हैं आपके वातावरण में? कई प्रकार के एलर्जेंस मिलते हैं, जैसे धूल के कण, या फिर जो प्लांट पॉलन होते हैं, मतलब जो परागकण होते हैं, या आपके घर में अगर पेट्स हैं, जानवर हैं, तो उनके बाल जब झड़ते हैं तो उनसे भी कई लोगों को एलर्जी होती है, या सॉफ्ट टॉयज़ के जो फर्स होते हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है, या कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल या मतलब जो परफ्यूम्स होते हैं या डिओज होते हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है, या स्मोकिंग, जो सिगरेट स्मोकिंग होती है उससे भी एलर्जी हो जाती है, या फिर कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है, मतलब फ्रिज का ठंडा खाना खा लेना, या फिर ठंडा पानी पीना, या कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे बैंगन, मशरूम, या कई तरह के फूड्स होते हैं जिनसे आपको एलर्जी होती है। तो इन सबको हम एलर्जेन कहते हैं। इन सब से आपको एलर्जी हो सकती है और वो आपको एलर्जिक राइनाइटिस प्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? एलर्जिक राइनाइटिस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, जो एक पर्टिकुलर वेदर में होता है। मोस्टली आपको स्प्रिंग वेदर में देखने को मिलेगा या विंटर्स में देखने को मिल सकता है। और दूसरा होता है पेरेनियल राइनाइटिस, मतलब आपको साल भर में कभी भी ये परेशानी हो सकती है। आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठकर पैर ज़मीन पर रखते हैं और आपको लगातार छींकें आने लगती हैं, वॉयलेंट स्नीजिंग होती है, 10 से 15 छींकें आने लगेंगी, नाक बहने लगता है, सर दर्द होने लगता है, नाक में या गले में खराश या क्रॉलिंग सेंसेशन आ जाता है, या फिर आँखों से पानी या आँखों में खुजली होना, आँखें लाल होना, इस तरह के सिम्टम आपको महसूस हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम है आपको साल भर में कभी भी महसूस हो सकते हैं। आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि आपको एलर्जी के सिम्टम आने लगे। तो इसे हम पेरिनियल राइनाइटिस कहते हैं। अब मैं बात करूँगी कि एक कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में क्या अंतर होता है। एलर्जिक राइनाइटिस, जैसा मैंने बताया, किसी वायरस की वजह से नहीं होता है, ये एलर्जेन की वजह से होता है, जो बाहरी तत्व होते हैं उनकी वजह से होता है। और जो कॉमन कोल्ड होता है वो वायरस की वजह से होता है। दूसरा इसमें अंतर होता है कि जो इसका ड्यूरेशन है, एलर्जिक राइनाइटिस का ड्यूरेशन कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक भी चल सकता है। लेकिन वहीं पर एक कॉमन कोल्ड का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 हफ्ते का होता है।
मतलब 7 से 14 दिन का इसका समय होता है। अगर आपका कॉमन कोल्ड मतलब जो ज़ुकाम के सिम्टम हैं मोर देन 2 वीक्स चल रहे हैं, मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए कि कहीं आपको एलर्जी की समस्या तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिन्हें हम IgE लेवल कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इसमें टेस्ट होता है जो आपकी हर तरह की एलर्जी को डिटेक्ट करता है, या एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है, वो भी करवाकर आप डायग्नोस करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, एलर्जिक राइनाइटिस में आपको कभी भी फीवर नहीं आता है, जबकि कॉमन कोल्ड की समस्या में आपको फीवर आ सकता है। अगला जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो आप एक संक्रमित रोग नहीं है, किसी और को ये संक्रमण नहीं देता है या किसी और को नहीं फैलता है, जबकि जो कॉमन कोल्ड है वो वायरस की वजह से होता है, इसलिए कंटाजियस होता है और लोगों को भी ये फैल सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या आपको एलर्जी की समस्या है। एक और जो इसमें विशेष सिम्टम आएगा कि जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम है, जब भी आप किसी एलर्जन के संपर्क में आते हैं, मतलब जिस एलर्जन के लिए आपकी बॉडी सेंसिटिव होती है, जैसे कई बार आप फील करेंगे कि झाड़ू मार रहे हैं या जो धूल के कण हैं, या कभी आप ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, परफ्यूम किसी ने लगाया हो, तो आपको एकदम से छींकें आने लगेंगी, 10 से 12 छींकें लगातार आने लगेंगी, नाक बहने लगेगा, आंखों से पानी आने लगेगा। तो इसमें जो सिम्टम आते हैं इमीडिएटली आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं एलर्जन के संपर्क में आने पर। लेकिन वहीं पर एक कॉमन कोल्ड में आपके जो सिम्टम है इन्फेक्शन होने के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जैसे नाक बंद होना या नाक बहना, सर दर्द होना, इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। वहीं पर आपको एलर्जिक राइनाइटिस में बॉडी एक नहीं देखने को मिलता है, जबकि कॉमन कोल्ड में फीवर के साथ आपको बॉडी एक भी होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिनसे आप समझ सकते हैं अपनी एलर्जी को या फिर कॉमन कोल्ड को। अब मैं बात करूंगी कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कि अगर आप लंबे समय तक अपनी एलर्जी को ठीक नहीं करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आप देख सकते हैं इन फ्यूचर। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से कई बार आपको जो स्लीप एपनिया है उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब आपको खराटे आना, मतलब जब आपका नाक बंद होने लगता है तो आपको खराटों की समस्या होने लगती है। कई बार ये खराटे इतने वायलेंट हो जाते हैं कि स्लीप एपनिया, मतलब जब पेशेंट रात को सोते हैं तो उनको इतने तेज़ खराटे आते हैं कि कई बार महसूस होता है कि उनकी सांस रुक गई है। वो उन्हें खुद फील नहीं होता, लेकिन साथ वाले व्यक्ति को, जो उनके साथ में सो रहा है या बगल में सो रहा है, उसे फील होता है कि उस व्यक्ति की सांस थोड़ी देर के लिए रुक रही है। तो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग समस्या हो सकती है, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। अगला, इसमें कई बार आपके आँख और नाक के बीच जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, और आपकी आँखों से पानी आने की समस्या हो जाती है, या आँखों में खुजली होना या आँखों का लाल होना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में कई बार आप महसूस करेंगे कि कानों में आपको दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, क्योंकि नाक बंद होने की वजह से जो आपकी कान की जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो भी ब्लॉक होने लगती है। उस वजह से भी आपको कान में दर्द होना, अलग अलग आवाज़ें सुनाई देना, भारीपन महसूस हो सकता है। और साथ में ये धीरे धीरे अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो एलर्जिक राइनाइटिस के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन लोगों में ज़्यादा ये दिक्कत महसूस होती है, या तो उनमें फैमिली हिस्ट्री रही हो एलर्जिक राइनाइटिस की, मतलब उनके पेरेंट्स में दादा या नानी या मैटरनल पैटर्नल साइड से किसी भी ओर से राइनाइटिस की समस्या रही हो, या फिर जो लोग अस्थमा के पेशेंट रहे हो, या फिर जिनको किसी तरह का स्किन एलर्जी मतलब एक्जिमा की समस्या हो, तो उन लोगों में भी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या डेवलप हो जाती है। तो और यही इसका कॉम्प्लिकेशन भी होता है कि आगे चलकर इन फ्यूचर आपको अस्थमा के भी सिम्टम आ सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। 20 से 25% लोग हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से सफ़र कर रहे हैं। इनमें हर एज ग्रुप सफ़र करता है, इन्फेंट से लेकर एक ओल्ड एज तक का पर्सन इससे सफ़र करता है। अब मैं बात करूंगी इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि किन मेडिसिन को लेकर
कर आप अपनी एलर्जी की समस्या को या एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि वैसे ये मेडिसिन काफ़ी सेफ़ मेडिसिन होती है, आप इन्हें घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से एक बार ज़रूर संपर्क करना चाहिए इन मेडिसिन को लेकर, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एक सिस्टम है जो आपके सिम्टम्स पर आधारित होता है। आपकी पर्सनैलिटी को मैच करते हुए या मेंटल सिम्टम्स को मैच करते हुए जो मेडिसिन होती हैं वही आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसलिए आप अपने फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें। यहाँ पर मैं ऐसी कुछ मेडिसिन आपसे शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी, जिन्हें हम जनरली एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं वैसे राइनाइटिस की, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मेडिसिन यहाँ पर बताई जाएंगी जिन्हें हम कॉमनली यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है इसमें नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर एलर्जिक राइनाइटिस की टॉप ग्रेड मेडिसिन होती है। जब आपको वायलेंट स्नीजिंग के अटैक्स आते हैं, मतलब छींकें लगातार आती हैं, 10 से 12 छींकें आ रही हैं, और आपकी जो एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है काफ़ी क्रॉनिक है, मतलब 4 साल 5 साल या 10 साल 15 साल से आपको चल रही है, तो आपको नेट्रम म्यूर ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अगर आपका रनिंग नोज़ की भी समस्या है, मतलब कई बार होता है कि नाक बहती है और उसके बाद आपका नाक बंद होने की समस्या होती है, मतलब दोनों चीज़ें ऑल्टरनेट करती हैं, तो वहाँ पर भी नेट्रम म्यूर काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आपको बायोकेमिक में लेना है। नेट्रम म्यूर 6x पोटेंसी में आप लीजिए। इसे आप 4 टैबलेट, अगर बच्चे हैं तो मतलब 10 साल के कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें आप 2 टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए, और अगर बड़े हैं तो उन्हें 4 टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए। अगर आप बायोकेमिक मेडिसिन या फिर जो अदर पोटेंसीज होते हैं या मदर टिंचर्स होते हैं उनमें कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपना, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने होम्योपैथिक सिस्टम को लेकर काफ़ी अच्छी विशेष जानकारियाँ दी हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है इसमें सैबेडिला। सैबेडिला एक ऐसी मेडिसिन है, जब आपको वायलेंट स्नीजिंग के अटैक्स आते हैं, बार बार छींकें आने लगती हैं, सुबह आप उठते हैं सोकर, पैर ज़मीन पर रखते हैं और छींकें लगातार आती हैं, तो उसमें सैबेडिला काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसे आप बच्चे हैं तो 2 बूंद दीजिए, और अगर बड़े हैं तो 4 बूंद लीजिए। 15 से 20 दिन इस मेडिसिन को दिन में 2 बार रिपीट कीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें अरुंडोम्यूर। अरुंडोम्यूर एक ऐसी मेडिसिन है, जब आपको महसूस होता है कि आपके नाक में या गले में खारिश हो रही है, मतलब क्रॉलिंग सेंसेशन आप फील करते हैं, जैसे कुछ चल रहा है ऐसा फील होता है, तो उसमें अरुंडोम्यूर 30 पोटेंसी आप लीजिए। इसे भी आप बच्चों को 2 बूंदें और बड़ों को आप 4 बूंदें सुबह शाम रिपीट कीजिए। 15 से 20 दिन आप इसे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट इसमें मेडिसिन आती है आपकी एक मदर टिंचर होता है एरेलिया रेसिमोसा। एरेलिया रेसिमोसा एक ऐसा मदर टिंचर है, अगर आपको राइनाइटिस के सिम्टम के साथ ही साथ अस्थमा के भी अटैक्स आते हैं, अस्थमा के भी सिम्टम्स रहते हैं, तो उसमें आप एरेलिया रेसिमोसा का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है उसके लिए। इस मेडिसिन को आपको अगर बड़े हैं तो 15 बूंद आप दीजिए 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार, और अगर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ऐसी परेशानी है, तो आप उसे 5 बूंद 1/4 कप पानी में दीजिए। नेक्स्ट एक और इसमें मदर टिंचर आता है पोथोस मदर टिंचर। पोथोस मदर टिंचर एलर्जी का एक काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव मदर टिंचर होता है, जो हर तरह की एलर्जी को ठीक करता है। इस मदर टिंचर को भी आपको अगर बड़े हैं तो 15 बूंद, अगर बच्चे हैं तो आप उन्हें 5 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार कंटिन्यू कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरीज अगर डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।